में उत्तर भारत के एक शांत गांव गगनपुर में ठाकुर चंदन प्रताप अपने खेतों की देखभाल स्वयं करता था। वो केवल जमीन का मालिक ही नहीं था, बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील इंसान भी था। अरे वाह 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 वाह, इस बार की फसल तो कितनी लहराती हुई लग रही है, जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। अरे ठाकुर साहब, इस बार की फसल तो सच में बहुत ही बढ़िया होगी। आपकी मेहनत और आशीर्वाद दोनों का असर है। हाँ। धीरज, ये सब हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस उनका साथ देता हूँ। ठाकुर साहब, कुछ कर्मों का भी फल होता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलता है। गांव में और भी तो ठाकुर हैं, पर आपका स्वभाव सबसे न्यारा है। धीरज की बातों पर ठाकुर चंदन प्रताप बस हल्की सी मुस्कान में सब कुछ समेट लिया करता था। उसे दिखावा पसंद नहीं था, सिर्फ सच्चाई में विश्वास था। क्षमा कीजिए ठाकुर साहब, एक जरूरी बात बताना भूल ही गया। ठाकुराइन जी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है और आपके पिताजी ने बुलाया है। हाँ? अरे ईश्वर से मेरी बस यही कामना है कि इस बार मेरी पत्नी एक सुंदर कन्या को जन्म दे। एक पुत्र तो है ही, अब बस एक बेटी की कामना है। यही तो आपकी महानता है ठाकुर साहब। और लोग तो पुत्री का नाम सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं, और आप। चंदन प्रताप दौड़ते हुए हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में बेटी के लिए सपनों की चमक थी और दिल में भावनाओं की एक नदी बह रही थी। बधाई हो ठाकुर साहब, ठाकुराइन जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। सच में? अरे वाह 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 वाह। मेरी रानी ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है। वाह 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 वाह, इसका नाम हम सुंदरी रखेंगे। अरे, मेरा नाम भी तो रूप सुंदरी है। तो क्या हो गया? तुम रूप की सुंदरता हो और ये मन की सुंदरता बनेगी, और रूप में भी तो सुंदरता लाएगी ही। दिन बीतते गए। हवेली में अब किलकारियां थीं और दिलों में शांति, लेकिन शांति बहुत देर तक टिकती नहीं। एक दिन जब ठाकुर चंदन हवेली लौट रहा था तो उसके दरवाजे पर गांव की भीड़ जमा थी। मुखिया जी, क्या बात है? इतनी भीड़ क्यों है? गांव में सब कुशल तो है ना? ठाकुर साहब, आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ चुकी है। ठाकुर चंदन घबराकर दौड़ता हुआ पिता के कक्ष में पहुंचा। हाँ, पिताजी, पिताजी आप ठीक तो है ना? मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। बेटा, अब वैद्य की जरूरत नहीं है। मेरा समय पूरा हो गया है। सुनो, मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। हाँ। वो कागज निकालकर चंदन को देता है। पिताजी, ये तो सरासर अन्याय है। मत भूलिए, इस जमीन में आधा हिस्सा बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप का भी है। उसका नाम मत ले, वो मक्कार है। मेरा पुत्र जरूर है, पर तेरा दुश्मन भी है। उससे कुछ भी करना, लेकिन दूर ही रहना। हाँ। ठाकुर रणधीर प्रताप मुखिया की ओर देखते हुए बोला। मुखिया जी, यदि कभी वीरेंद्र इस जायदाद पर दावा करे तो जान लीजिए वो झूठ बोल रहा है। इतना बोलकर वो धीरे धीरे चुप हो गया और फिर एक गहरी सांस के साथ रणधीर प्रताप ने चिर निद्रा को प्राप्त किया। चंदन फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? बेटा, दादाजी बहुत दूर चले गए। अब सिर्फ तुम्हारी यादों में रहेंगे। अगले दिन भारी मन से चंदन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया।
और जब वो लौटा तो हवेली की दीवारें भी उसकी पीड़ा से कांप उठीं। पिताजी, आपने जाते जाते मुझे इतना भारी कर दिया। स्वयं को इस तरह तोड़कर आप उनकी आत्मा को अशांति दे रहे हैं। उन्होंने कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। समय सबसे बड़ा मरहम है चंदन, ये भी बीत जाएगा। और समय बीतता गया, लेकिन कर्मों का फल कहाँ इतनी जल्दी सामने आता है। एक दिन बारिश तेज हो चली थी। चंदन छाता थामे खेतों से अपनी हवेली की ओर लौट रहा था। भीगती दोपहर की उस घड़ी में उसकी नजर जैसे ही हवेली के द्वार पर पड़ी, वो ठिठक गया। सामने उसके बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप, उनकी पत्नी काव्या और उनका 7 वर्षीय पुत्र शंकर खड़े थे, भीगे, थके और बेहद दुखी। मैं उन्हें बहुत प्रेम करता था, नहीं जानता इस दुख से कैसे उबरूंगा, कैसे नहीं जानता। भैया, आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं? अरे अंदर क्यों नहीं आ रहे? अंदर आइए, अंदर आइए। कौन सा मुंह लेकर अपने घर में जाऊं चंदन? मैं तो इतना अभागा हूँ कि अपने पिता की अर्थी को कंधा तक नहीं दे पाया। भैया, अगर आप पिताजी की मेहनत से कमाई हुई दौलत अय्याशी में नहीं उड़ाते, जुए में नहीं हारते और उनसे झगड़ा नहीं करते, तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। हाँ, मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई। मुझे और मेरी पत्नी को हवेली में रहने के लिए बस एक छोटा सा कमरा दे दे। देख तो सही, काव्या गर्भवती है और शंकर 2 दिन से भूखा है। मुझे सब पता लग गया है कि पिताजी ने मरने से पहले सारी जायदाद का वारिस तुम्हें बना दिया है। मुझे जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस कुछ दिन की मोहलत दे दे। जब मैं काम धंधा खोज लूंगा तो चला जाऊंगा और अपनी पत्नी और बेटे के साथ चला जाऊंगा। अपने बड़े भाई की हालत देखकर चंदन का मन पिघल उठा। उसने अपने कदम पीछे खींचे और फिर बोला, बस 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 भैया, मेरे पाँव मत छुइए, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप बड़े हैं, बड़ा भाई पिता के समान होता है। हाँ, ये सही है कि पिताजी आपसे नाराज थे, परंतु मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। जितना अधिकार मेरा इस हवेली पर है, उतना ही आपका भी है। तभी वहाँ पर मुखिया प्रकट हो गया। ठाकुर साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पिताजी ने आपको बहुत सोच समझकर जायदाद का मालिक बनाया है। क्या तुम मेरे बड़े भैया की आंखों में आंसू नहीं देख रहे? ये आंसू पश्चाताप के हैं। और वैसे भी पिताजी ने अगर मुझे मालिक बनाया है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी जायदाद में किसे भागीदार बनाऊं। समझ गए? इतना कहकर चंदन ने अपने बड़े भाई को उठाया, अपनी भाभी और भतीजे को साथ लिया और हवेली के भीतर ले गया। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद काव्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वीरेंद्र प्रताप बेहद प्रसन्न हुआ। चंदन जब उन्हें देखने आया तो भावुक हो उठा। मैं अक्सर सोचता था कि मेरी बेटी सुंदरी कब तक ऐसे ही रतन के साथ खेलेगी। रतन बड़ा हो जाएगा तो काम पर चला जाएगा। पर अब मेरी बच्ची के साथ खेलने के लिए बहन आ गई है, उसकी अपनी बहन। हाँ, मेरी इस बच्ची का नाम तुम ही रखोगे छोटे भाई? हाँ, अगर पिताजी जीवित होते तो जरूर वो इसका नाम चंद्रलेखा रखते। तो चिंता मत कर मेरे छोटे भाई, आज से मेरी बेटी का नाम चंद्रलेखा ही होगा। रतन वहाँ से चला गया। कुछ समय और बीत गया, लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। रात्रि में एक कक्ष में काव्या वीरेंद्र प्रताप से बोली, ये नौटंकी कब तक चलेगी? तुम्हारे बाप ने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी थी और तुम अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर पल रहे हो। कल को हमारा बेटा शंकर जवान होगा तो क्या वो भी रतन का नौकर बनेगा? अरे बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है कि मैं अपने छोटे भाई के टुकड़ों पर जीने के लिए आया हूँ? मैं तो सारी जायदाद अपने नाम लिखवाकर उसे तबाह करने आया हूँ, समझी ना? वो सब तो ठीक है, पर कैसे? तुम्हारा छोटा भाई चंदन है, उसके साथ पूरा गांव है। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया
तो पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। चिंता मत कर काव्या, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए थे। एक दिन चंदन किसी दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने बड़े भाई वीरेंद्र प्रताप के पास आ पहुंचा। भैया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ, लौटने में समय लग सकता है, तब तक आप खेतों का ध्यान रखिएगा। खेतों का ध्यान रखने में कोई दिक्कत नहीं है छोटे, लेकिन तुम्हारे खेत में जितने भी किसान काम करते हैं वो मेरी सूरत तक देखना पसंद नहीं करते, तो वो मेरा आदेश क्यों मानेंगे भला? सोचो ना। ये सुनकर चंदन थोड़ी देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने जल्दी से एक कागज निकाला, उस पर अंगूठा लगाया और बड़े भाई को दे दिया। दक्षिण दिशा में जो हमारा 15 बीघा खेत है, जहाँ किसान काम कर रहे हैं, वहाँ की फसल पर नजर रखिए और किसानों को जरा ध्यान पूर्वक काम करवाइएगा। अगर कोई आप पर ऐतराज करे तो ये कागज दिखा दीजिएगा, बस। अरे कागज पर अंगूठा ही लगा दिया? अरे चंदन, मतलब तुमने आखिर इस कागज पर अंगूठा क्यों लगा दिया? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ भैया, वरना वो 15 बीघा जमीन आपके नाम ही कर देता। आप उनसे यही कह देना कि ये खेत अब आपके होने वाले हैं, वो आपकी बात मान लेंगे और बाद में मैं आकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। कोई चिंता की बात ही नहीं है। चलिए भैया, प्रणाम। इतना कहकर चंदन वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उसकी पत्नी काव्या वहाँ आ गई। आखिर तुम्हारे छोटे भाई ने वही किया जो तुम चाहते थे। अरे मूर्ख कहीं का, अब मैं सारे कागज पर सिर्फ 15 बीघा नहीं, अरे पूरी जायदाद अपने नाम करूंगा। हाँ। ये सुनकर काव्या चौंक गई, लेकिन गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और चंदन जब वापस आएगा तो सब सच्चाई बता देगा। अरे चंदन वापस आएगा तभी तो कुछ कहेगा ना। इतना कहकर वीरेंद्र सारी जमीन अपने नाम लिखवा लेता है और सीधे खेत की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वो किसानों से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तुम हमको आदेश देने वाले कौन होते हो? हैं? हमारे ठाकुर साहब ही हमको आदेश देते हैं। ओहो, तो जरा भैया ये कागज तो देखो। चंदन ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है और मैं उसका बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप सिंह हूँ। यकीन नहीं होता तो जब वो वापस आए उसी से पूछ लेना। कागज देखो। गांव में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि चंदन ने अपनी जायदाद वीरेंद्र के नाम कर दी है। ये सुनकर गांव का मुखिया वीरेंद्र के पास आया। मैं सुनकर हैरान हूँ कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ सच है और अब से मेरी हवेली में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। समझ गए ना मुखिया जी? प्रणाम। चलिए 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 चलिए। ओ, तुम अच्छा नहीं कर रहे वीरेंद्र। चंदन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आने दो चंदन को, मैं सारी सच्चाई सामने लाऊंगा। ये भी पता लगेगा कि उसने स्वेच्छा से दिया या तुमने जबरदस्ती उससे अंगूठा लगवा लिया। सब पता लग जाएगा। जा रहा हूँ मैं। मुखिया वहाँ से चला गया। समय बीतता गया, लेकिन चंदन कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे गांव में चंदन के लापता होने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ हफ्तों बाद चंदन की पत्नी रूप सुंदरी वीरेंद्र के पास आकर बोली, जेठ जी, इन्हें गए 2 महीने से ऊपर हो गए। ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ चिंता मत करो, अब जहाँ गया है मेरा छोटा भाई वहाँ मैं खुद भी जा रहा हूँ। उसे लेकर ही लौटूंगा। मुझे खुद चिंता हो रही है। इतना कहकर वीरेंद्र बाहर निकल गया और आंखों से काव्या को इशारा कर गया। कुछ देर बाद काव्या एक गिलास दूध लेकर आई। दूध पी लो भाभी, चंदन की याद में तुम बहुत दुबली हो गई हो। नहीं, रहने दो। बहुत जोर देने पर रूप सुंदरी ने दूध पी लिया। थोड़ी देर में वो तड़पने लगी और दम तोड़ दिया। काव्या झूठा रोने का दिखावा करने लगी। जल्द ही गांव वाले हवेली में जमा हो गए। रूप सुंदरी की मौत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई।
रूप सुंदरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया।